नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ है प्रेजेंट आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। और अगर बात करी जाए मार्केट की, तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कल क्या हमें अच्छा खासा जो मार्केट है वो देखने को मिला। आफ्टर फाइनली 297 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को जो है उसको छू लिया है। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम काफी लंबे टाइम से, इनफैक्ट 297 ट्रेडिंग सेशन से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगेन आज बाजार में थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला है वो हमें चौतरफा देखने को मिल रहा है। इस मूड माहौल में करा क्या जाए, जो कि जायज भी था क्योंकि इतना बाजार कल चला है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, ये इसमें और चीज ऐड ऑन है। तो ऐसे में करा क्या जाए, आज थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। कल अच्छा खासा एक मोमेंटम हमें जो गेन है वो होता हुआ दिखाई दिया था। ये स्ट्रैटेजी जानेंगे सर से। लेकिन इस टाइम पे अगर बाकी ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो सुस्ती है वो कायम है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप हुआ है। आईटी इस टाइम पे फ्लैट कारोबार कर रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन का फेज है आज के सत्र में दिखाई दे रहा है। अमित जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी अमित जी, कल हमने देखा कि बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिला। आज थोड़ा सा हमें लोअर साइड में मार्केट जो है वो दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। कल के हाई से आज एक थोड़ा सा नॉर्मलाइज मार्केट होता हुआ दिखाई दिया है। क्या करा जाए, जैसी पोजीशन है उसको मेंटेन किया जाए, कैरी किया जाए, या कोई और स्ट्रैटेजी? जी डेफिनेटली मैम, पोजीशंस हमें मेंटेन ही करनी चाहिए। ये बात सही है कि परसों के सत्र में इनफैक्ट हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निफ्टी में देखा था, जिसने 20 डेमा से रिवर्सल दिखाया था। तो रैली एक तरह से परसों ही आ गई थी। कल हमने ऑल टाइम हाई टच किया, तो अब बाजार इन लेवल्स में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि काफी स्वाभाविक है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं, वीकेंड भी है, तो आई थिंक थोड़ा सा पॉज है, थोड़ा सा रेस्ट है। बट ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का पॉजिटिव है। अगर आपकी पोजीशन है तो बने रहें, एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। लगभग 26,100 का ये पोजिशनल मैं बता रहा हूँ। और अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो एक डिप की वेट करें। मे बी इट विल कम ऑन मंडे, मे और मे नॉट कम। बट डिप पे अगर हम बेटर लेंगे तो हमारा रिस्क बहुत बेटर रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद परसों 2 दिनों से ये इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, बट देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। ओवरऑल टेक्सचर बाय ऑन डिप का ही है, और पोजीशन है तो बने रहना चाहिए अभी। ओके, बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। पोजीशन है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। ये थी राय ओवरऑल मार्केट निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। ये व्हाट्सएप नंबर प्लीज नोट डाउन। इस नंबर पे आपके जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं आप यहाँ पे भेज सकते हैं। विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप सीएनबीसी आवाज़ को और मुझे कंचन नौटियाल को टैग करके अपनी जो क्वेरीज है पोर्टफोलियो से जुड़ी वो पूछ सकते हैं। जो सबसे पहले दर्शक हैं वो दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल जी। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी, क्या सवाल है? अशोका लेलैंड पे था कि अशोका लेलैंड और सोम डिस्टिलरी पे कि करंट लेवल पे इसको बेचना चाहिए या रखना चाहिए। मेरे पास वो पुरानी होल्डिंग है अप्रोक्सीमेट 38-39 रुपीज की। सोम डिस्टिलरीज का प्राइस और आपने कितने शेयर्स है पोर्टफोलियो में? सोम डिस्टिलरी का है 130 के आसपास है शायद। ओके, और कितने शेयर्स हैं? 200 है। अच्छा, ठीक है। शुरुआत अशोक लेलैंड के साथ करते हैं जहां पे आप बता रहे हैं कि 200 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 33 के आसपास की खरीदारी है। अच्छा खासा पैसा आपने कमा लिया है यहाँ पे। तो अब करा क्या जाए? बस यही है कि जो नोशनल प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है उसको हम ओरिजिनल में कन्वर्ट करें या फिर अपनी जो पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। अमित जी, क्या करा जाए? अच्छा खासा मुनाफा, अच्छे खासे गेन्स हमने रिसेंटली अशोक लेलैंड में देखे हैं। पिछले 5 दिनों में 10% तक का हमें एक अपमूव देखने को मिला है, बैक्ड बाय नंबर ऑफ न्यूज। जी डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। और इन्होंने जिन प्राइस पे लिया और जिस हिसाब से सारे अप्स एंड डाउन्स में इन्होंने होल्ड किया, दैट इज क्लियर कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और इनफैक्ट अब यहाँ पे एक्चुअल मूव आना है। अशोक लेलैंड में चार्ट्स में काफी कंसोलिडेशन के बाद हमने 150 152 के लेवल्स कल क्रॉस किए हैं विद वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे चार्ट देख के लगता है हाई लेवल्स आर आल्सो पॉसिबल, और काफी ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है।
तो इन लेवल्स पे बरकरार रहना चाहिए, पुरानी पोजीशन है, थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस 149 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के रखें और अपनी पोजीशन को कैरी करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा सोम डिस्टिलरीज। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, ट्रेंड इसका डाउन है। इवन जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है 10 डे एक्सपोनेंशियल, उसको भी स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 200 डेमा के नीचे काफी एक अरसे से है। तो कोई भी उछाल आए, इनमें 10-12 रुपए का लॉस है, कोई भी उछाल आए जहां पे इनका थोड़ा बहुत लॉस कम हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये थी राय अशोक लेलैंड और साथ ही साथ सोम डिस्टिलरीज में डेफिनेटली अगर 2023 से पहले की सोम डिस्टिलरी की चार्ट टेक्निकल टेरिटरी आप देखेंगे तो शानदार रिटर्न, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन दायरे में कामकाज, इनफैक्ट गिरावट हमें देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो भरतपुर से रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरे पास फैक्ट के शेयर हैं 3,909 की रेट है। हम्म। क्या करना है इनका? तो शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा। अच्छा, शॉर्ट टर्म का व्यू है और जी। 909 की बाइंग है और लगातार अमित जी यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का दायरा जो है 2024 से लगातार देखने को मिला। इनफैक्ट पहले तो बीच में एक डिप आया था और डिप आते आते ये 600 तक गया था, लेकिन वापस एक रिवाइवल आया, लेकिन वापस एक कंसोलिडेशन की रेंज में इस साल तो हम बोलेंगे वही दिखाई दे रहा है। क्या करा जाए? जी देखिए, स्टॉक में इनफैक्ट कोई मोमेंटम नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन में पिछले 1.5-2 महीने से। इनफैक्ट 855 का इसका सपोर्ट है, वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सो इट इज अ बेरिश टेरिटरी। ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी हैं, 900 910 के लेवल्स एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक इसको क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है गेन के लिए, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो ये चार्ट अभी कोई बुलिश मोमेंटम में लग नहीं रहा है, साइडवेज है। कोई भी उछाल है जहाँ लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो उछाल में यहाँ से अपनी पोजीशन को आप एग्जिट करके चल सकते हैं। एक दायरे में ही यहाँ पे लगातार कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्ट्रक्चरली भी वीक साइड पे है। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं तेजस जी। तेजस जी गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए। मेरा क्वेश्चन है फिनोलेक्स केबल पर। मेरे पास 350 शेयर है एट द रेट ऑफ एवरेज 821। ओके। मुझे फंडामेंटल व्यू चाहिए मैम, क्योंकि ये सेगमेंट है जो वायर केबल का, वो सब अच्छा कर रहा है, लेकिन ये अंडर परफॉर्म कर रहा है और लोअर टॉप ही बना रहा है मैम, और लोअर लेकिन हाई। मैं आपको इसमें एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे अभी जी। तो मैं फंडामेंटल राय जो है वो नहीं दिलवा पाऊंगी अमित जी से, वो जी मैम। टेक्निकली आपको बता देंगे, लेकिन कुछ होता श्योर। है तो मैं अगले शो में कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट से ट्राई करूंगी। अभी मैं टेक्निकली जो भी राय है बता देती हूँ। अमित जी, जैसे कि आपने सुना 821 की इनकी खरीद है और 350 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। दो डेफिनेटली जब से बाकी के कॉन्ग्लोमरेट भी आए हैं इस रेस में, जो पाइप्स की और सॉरी जो केबल एंड वायर की रेस है उसमें आए हैं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें लगातार फिनोलेक्स के अंदर देखने को मिला है, जो कि एविडेंटली चार्ट्स पे भी दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में 35% नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में गया है। क्या करा जाए इसमें आगे? जी देखिए, स्ट्रक्चर काफी वीक है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। जहां हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने रीसेंट लोस की तरफ जाते जा रहा है। वीकली चार्ट्स में 770 का एक सपोर्ट था, स्टॉक ने वो भी सपोर्ट तोड़ दिया, वहां से कोई रिबाउंड नहीं दिखाया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी टेक्निकली ये व्यू है कि कोई भी उछाल आता है तो आप एग्जिट करके चल सकते हैं, लेकिन अगर कोई फंडा गेस्ट हमें मिलेंगे तो विल कीप इन लूप कि ये सवाल को लिया जाए आगे बढ़ के। चलिए आगे चला जाए और इंदौर से पीयूष जी हमारे साथ जुड़े। पीयूष जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल एनटीपीसी ग्रीन में है। मेरे पास 100 शेयर है 114 के भाव पे। सो वो अभी गिर रहा है, तो क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? रीसेंट लिस्टिंग है नवंबर 2024 की और आपने जैसे कि बताया कि आपका बाइंग प्राइस है 114 एंड 94 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद से ही यहाँ पे एक लगातार हमें डाउन ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। अमित जी क्या करा जाए? इसके लिए भी सेम सलाह होगी कि कोई भी हमें उछाल मिलता है तो निकला जाए यहाँ से, या फिर बैक बाय अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट यहाँ पे स्टिक अराउंड किया जाए? नहीं देखिए जी, यहाँ पे आप होल्ड ही करें। वैसे तो स्ट्रक्चर में कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, थोड़ा थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ड्रैग है।
बट अगर जितना भी डेटा अवेलेबल, अगर हम चार्ट्स देखें तो 90 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस इन्होंने कोई लगाया नहीं, तो अब ये जोन्स नहीं है कि जहां पे हम यहाँ से एग्जिट करें। 90 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 90 का स्टॉप लॉस लगाएं और लेट्स होप कि फाइनली ये कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेक करे। फिलहाल मोमेंटम के बिना काउंटर है, साइडवेज काउंटर है, जोन अच्छी है सपोर्ट की, इसीलिए यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा। 90 का स्टॉप लगाएं और पेशेंटली होल्ड करें। ओके, तो 90 का आपको लगाना है यहाँ पे स्टॉप लॉस और पेशेंटली इस टाइम पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को आपको होल्ड करके चलना है। अगले जो दर्शक हैं नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं अमोल जी। अमोल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमित जी। जी गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है? तो मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट्स के 100 शेयर्स है और मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है अराउंड 1450। तो मैं शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, क्या 1600 अचीवेबल है नियर फ्यूचर? ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट 1450 इनका बाइंग प्राइस है और जो बात आप कर रहे हैं 1600 की, लगातार एक कंसोलिडेशन का दायरा ये भी जो है वो फेस कर रहा है। जब से इसका चार्ट शुरू हुआ है तब से यहाँ पे लगातार एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मूवमेंट जो है वो बना हुआ है। क्या लगता है अमित जी, शॉर्ट टर्म में 1600 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है? जी देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया, बेस के बाद गैप अप कैंडल के साथ लगभग 31 अक्टूबर को एक गैप अप दिया और फाइनली फिर एक राउंडिंग पैटर्न बनाया मूविंग एवरेजेस के ऊपर और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक हायर लो स्ट्रक्चर है, बेस से बाहर आया हुआ स्टॉक है, तो यहाँ पे और एक अच्छे जोन से बाहर आ रहा है, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1440 का स्टॉप लॉस लगाएं और यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप होल्ड करें। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स को आपको इस टाइम पे करके चलना होगा होल्ड। काफी सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे, तो अब हम शिफ्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपकी कोई भी क्वेरी है और आप पूछना चाहते हैं तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सीएनबीसी आवाज को, कंचन नौटियाल को टैग करके या मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपनी जो क्वेरीज है उनको भेज सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है अमित जी वो आया है अतुल जी का। अतुल आर्या जी के पास बीएससी के 68 शेयर्स हैं और 2900 के प्राइस पे उन्होंने लिया हुआ है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस टाइम पे क्या करा जाए करंटली। एक बार मैं भी इसका चार्ट देख लेती हूँ। बीएससी 2900 के भाव पे लिया हुआ है और 2915 इस टाइम पे कामकाज कर रहा है। नो डाउट इस थीम ने काफी ज्यादा एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है हमें दिखाया है। अब क्या करा जाए? जी देखिए, कोई चार्ट्स देख के दिक्कत नहीं लग रही है। स्टॉक में कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रही है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन अभी भी स्टॉक 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नजरिया अगर थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो जो हमारा जो इमीडिएट स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो, वो लगभग 2800 के आसपास आता है। तो आप एक 2800 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस ट्रेंड को राइड करें। ओके, तो इस रैली को जो है आपको राइड करके चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं उनका नाम है पिरवान जी, पिरवान राहुल इनका नाम है। अमित जी इनके पास ना जिंदल 100 के 180 शेयर्स हैं और जो क्वांटिटी है दैट इज 55। वो बोल रहे हैं कि आगे चल के क्या हमें आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, क्या टारगेट प्राइस हो सकता है इसके लिए। 180 की बाइंग और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये बना हुआ है। ये 350 से जो शेयर है वो फिसलता फिसलता एक साल के अंदर इस टाइम पे आधा हो चुका है। क्या करा जाए? जी फिलहाल तो अपसाइड के तो कोई टारगेट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बन रहा है। तो जब तक ये लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन टूटे ना, स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ना जाए, तो स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है। यहाँ पे भी देखिए कितनी वीकनेस है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे माने 52 वीक लो पे चल रहा है। तो वीकनेस परसिस्ट कर रही है, अभी भी कोई यहाँ पे बॉटम के सिग्नेचर साइंस नहीं नजर आ रहे हैं। तो सलाह ये है कि आप यहाँ से उछाल में कोई एग्जिट करें तो ये बेटर रहेगा। तो यहाँ पे उछाल में आप एग्जिट करके चलें। अगला जो सवाल है अनाकिन जी का सवाल है। इनके पास अमित जी KIOCL के शेयर्स हैं 17, क्वांटिटी 17 है और 572 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। आधा हो गया ऑलमोस्ट पैसा अगर हम देखेंगे। क्या करा जाए? और लगातार यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। इसने एक जंप दिखाया पिछले एक साल में, वो भी अक्टूबर 2025 में, जहाँ पे इसने एक शार्प अपमूव दिखाया, 565 के भाव के आसपास आया, लेकिन वही गिरावट का सिलसिला अगेन। क्या करा जाए? जी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर नेगेटिव ही है। स्टॉक 200 डेमा पे वापस रेजिस्टेंस ले रहा है
और ओवरऑल देखे तो इतना कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे भी केएफसीएल में स्ट्रक्चर को देखते हैं और जिस हिसाब से फॉल आया है, स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है और कोई बेस फॉर्मेशन अभी भी नजर नहीं आ रही है, तो सलाह यही है कि आप यहाँ से एग्जिट करें। ठीक है, तो ये थी राय KIOCL। एक सवाल इनके पास है, ये पूछ रहे हैं संजीव जी, ITC इन्होंने खरीदारी नहीं की है लेकिन ये बोल रहे हैं कि 400 के आसपास इस टाइम पे ITC जो है वो ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पे मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नई खरीदारी की जा सकती है? बिकॉज अगर नो डाउट ये FMCG में काफी बड़ा नाम है, काफी बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसके बावजूद पिछले एक साल में लगातार जो एक गिरावट है वो देखने को मिली है, अच्छे खासे अपने लेवल से करेक्ट ये हो गया है, तो ये क्या मौका सही बन रहा है खरीदारी का? ये देखिए, आईटीसी बेसिकली स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है, अच्छी क्वालिटी का ब्लू चिप है, बट अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है। 390 पे ये सपोर्ट लेता है अक्सर, और हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 440 450 जब आता है तो वहां से वापस रिवर्स कर जाता है। तो एट बेस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन में, जब तक ये कंसोलिडेशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिजॉल्व ना हो तो कुछ इसमें है नहीं। बेसिकली रेंज बाउंड स्टॉक है, 395 ऑन द लोअर साइड, 440 ऑन दी अपसाइड। 395 टूटे तो फिर एक बार तो निकलना ही चाहिए यहाँ से। ओके, तो ये थी राय ITC के ऊपर। अमित जी, एक सवाल है, कल जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो उस टाइम पे मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे, लेकिन पोर्टफोलियो जो है वो किस किस का रेड है वो कमेंट करके बताएं। तो काफ़ी सारे जो रिप्लाई आए उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ रिप्लाई ये आए कि अभी भी हमारा पोर्टफोलियो लाल में कारोबार कर रहा है, यानी कि इन रेड है। इस चीज़ के लिए किस तरीके से मार्केट को समझा जाए और इससे निकलने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? जी देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि जब पिछले बार हम इन लेवल्स के आसपास, निफ्टी के ऑल टाइम हाई के आसपास आए थे, इनफैक्ट जो हमने कल क्रॉस किया, तो उस समय पार्टिसिपेशन स्मॉल कैप और मिड कैप का ज्यादा था। इस बार अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स देखें निफ्टी 500 का, और अगर हम ब्रेड चार्ट निकालें कि कितने स्टॉक्स 20 डेमा के ऊपर हैं, तो वो रेशियो काफी लो है। तो व्हाट डज इट से? पहली बात तो ये बताता है कि पार्टिसिपेशन कम है कुछ फ्यू स्टॉक्स में, के कारण ये हमने रैली देखी है। बट क्या हम कहें कि इसके कारण कोई बाजार में वीकनेस है? ऐसा नहीं है। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि लास्ट टाइम स्मॉल कैप और मिड कैप का पार्टिसिपेशन था, और इस बार ब्लू चिप स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है, जिसे हम लार्ज कैप स्टॉक्स कहते हैं। तो थोड़ा सा एक रोटेशन है मार्केट में। स्मॉल कैप मिड कैप ने प्रीवियसली एक अच्छी रैली दी थी, और अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ब्लू चिप्स आर डूइंग वेल। अगर आप चार्ट्स उठा के देखें एसबीआई का, लार्सन का, रिलायंस का, ये जितने भी आप हैवी वेट्स के नाम लेके और पिछले एक साल का रिटर्न देखे, तो इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है बीइंग अ लार्ज कैप। तो इसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो आ रही है मार्केट में, दैट इज ऑन द बैक ऑफ ब्लू चिप्स। तो ब्लू चिप्स में डिप आए तो वहां पे पोजीशन बनाए तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं है आउट परफॉर्मेंस की। आउट परफॉर्मेंस इज इन लार्ज कैप, इसीलिए पार्टिसिपेशन कम है, और निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई, और लोगों का पोर्टफोलियो उतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं पार्टिसिपेट किया। राइट, तो इस टाइम पे जो रैली को कैरी फॉरवर्ड किया है वो ऑल क्रेडिट गोज टू ब्लू चिप। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्रिप्टो के बारे में डेफिनेटली आपको जानकारी लेनी होगी। स्टूडियो में मनीषा जी आ गई है। ब्रेक के बाद मिलते हैं क्रिप्टो कॉर्नर में। कॉर्नर में आज हम आपको लेकर चलेंगे बिटकॉइन की जर्नी पर। आपको याद दिला दें कि 2009 में इसकी यहाँ पर शुरुआत हुई थी और दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी 3 जनवरी 2009 को यहाँ पर माइन की गई थी। 2009 में कोई तय बाजार का भाव नहीं था, इसलिए इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पर कारोबार एंथुजियास्ट के बीच में हुआ था। 21 मिलियन कॉइन्स का प्रोटोकॉल यहाँ पर है, सो यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर इससे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी माइन नहीं हो सकती है। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि आप देखते हैं प्राइसेस यहाँ से इसको सपोर्ट देते हैं। बिटकॉइन को काफ़ी और चीज़ों से भी सहारा मिलता है, वो है निवेशकों का रुझान, अच्छी खासी एडॉप्शन है इस बार हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। रिटेल तो यहाँ पर था ही, साथ साथ एंथुजियास्ट भी थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट और बैंक एडॉप्शन हमने इस साल में आते हुए देखी। मैक्रो इकोनॉमिक जो हालात हैं वो भी इसे इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही साथ माइनिंग में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, उसका भी सपोर्ट है। दूसरे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। नए ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ETFs और डेरिवेटिव स्टेकिंग जिस तरह से यहाँ पर कारोबार हुआ है उसका भी असर हमने यहाँ पर पड़ता हुआ देखा है।
साथ ही साथ बिटकॉइन अब हर 4 साल में यहाँ पर हाल्विंग दिखाता है, वो भी एक प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। और यूएस में जिस तरह से हमने इस बार फ्रेमवर्क रेगुलेशंस बनते हुए देखे हैं, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट ऑल टाइम हाई बिटकॉइन को बनाने में इस साल में हमें देखने को मिला। लेकिन आपको ले चलते हैं 2009 से, जहां बिटकॉइन की यहां पर शुरुआत हुई थी। और जैसे मैंने कहा, उस टाइम बिटकॉइन के प्राइसेस कुछ खास नहीं थे। जो पहली प्राइस डिस्कवरी हमने बिटकॉइन में आते हुए देखी वो 2010 में थी, जब $0.5 का एक बिटकॉइन था। एक और चीज आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 2010, 11 और 12 हर चौथे साल में बिटकॉइन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देता है। तो वही सीन हम यहाँ पर फिलहाल होता हुआ देख रहे हैं। 2010, 11, 12 जहाँ पर वॉलेटिलिटी बाय द वे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन 2013 में जिस तरह के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले, जब $16 से $1100 हमने बिटकॉइन को आता हुआ देखा, वही चीज़ बेसिकली हमने दोबारा दोहराते हुए देखी। फिर से वही आलम है 2014, 15 और 16 और 2017 में अगर आप देखें तो उन 3 सालों के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप यहाँ पर बिटकॉइन में आया और ऑलमोस्ट $20,000 यहाँ पर बनते हुए देखे। और यही सिनेरियो आगे फिर प्ले हुआ। अगर आप 2018, 19 और 20 देखें, उसके बाद 21 में वो $30,000 वाला बिटकॉइन 68,000 हो गया। और वही सिनेरियो हमने इस साल होता हुआ देखा है। 2022, 23, 24 में लगातार 47, 48,000 ट्रेड करने के बाद 1,26,000 का बिटकॉइन यहाँ पर बनता हुआ देखा। यानी कि जो 4 ईयर साइकिल बिटकॉइन में है वो एब्सोल्युटली काम करती हुई।